नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि यानी विजन में। मैं कुमार ओनिस आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के आधार पर मैंने आपको बताया था संख्याओं का वर्गीकरण कि आपकी संख्याएं कौन कौन सी होती है। मैंने वहां आपको बताया वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्याएं। अर्थात मैंने आपको कल की क्लास में लगभग सारी संख्याएं बता दी थी, जिनमें से एक संख्या बची हुई थी आपकी, कौन सी? रामानुजम संख्या। तो आज उसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर हम भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की बात करेंगे साथियों। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो हमारी संख्या होती है एक रामानुजम संख्या, रामानुजम संख्या, ये रामानुजम संख्या आखिर होती कौन सी है? तो रामानुजम हमारे भारत के ही तमिलनाडु के क्या थे, ये एक गणितज्ञ रहे और इनके साथ में एक ब्रिटिश गणितज्ञ यानी विदेशी गणितज्ञ रहे जिनका नाम हार्डी था। इन दोनों ने मिल करके एक संख्या बताई 1729। कौन सी संख्या थी ये? 1729। इसका क्या नाम दिया गया कि ये किस प्रकार की संख्या है? ये रामानुजम संख्या। आखिर इस संख्या की विशेषता क्या है? कि ये संख्या की विशेषता ये है कि ये दो भिन्न भिन्न संख्याओं का क्यूब करके उनको जोड़ देते हैं तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि दो भिन्न भिन्न संख्याओं का क्यूब करने के बाद ये संख्या आपकी क्या होती है? प्राप्त होती है। इस वजह से इसको क्या बताया गया? इसको रामानुजम संख्या बताया गया। बस इसमें इतना याद रखना, यदि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि रामानुजम संख्या क्या कौन सी होती है, तो आपको बता देना 1729 होती है। बस इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें ज्यादा कुछ चीजें जानने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये आप याद रखेंगे कि 1729 कैसी संख्या? तो हमारी रामानुजम संख्या है। अब आगे बात करते हैं साथियों कि हमारी भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की, जो हमारे पेट के सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है हमारा? भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। कि भिन्न किसे कहते हैं, यानी भिन्न क्या होता है, फिर हमें पढ़ना होगा कि दशमलव संख्या। तो साथियों भिन्न में देखिएगा कि भिन्न वह संख्या है, वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ऐसी संख्या है जिसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? आपकी भिन्न होती है। मैंने लिख दिया 2, आप 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो 2 आपका क्या है? एक तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका जो भिन्नात्मक रूप आप ये लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 4/2, 6/3, 8/4, 10/5। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? ये सारे के सारे 2 के भिन्नात्मक, अर्थात ये सब क्या हो गई? कौन सी संख्याएं हो गई आपकी? ये भिन्न संख्याएं हो गई। अब बात आती है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। साथियों इसमें प्रकार बहुत सारे होते हैं। यदि मैं भिन्न के प्रकार की बात करूंगा तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे पहले देखिए हम बात करें कि भिन्न का जो वर्गीकरण है या प्रकार की मैं बात करूं तो पहले हम बेसिक इनका प्रकार देख लेते हैं, फिर मैं आगे इनकी व्याख्या पे यानी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उन पे चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा साथियों कि जो भिन्न होगी, तो भिन्न में हम 3 हिस्से करते हैं। इसके भिन्न को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। पहला क्या है? अंश इज इक्वल टू हर, अर्थात अंश और हर का मान आपस में क्या हो? बराबर हो। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या हो जाता है? अंश इज ग्रेटर देन हर, अर्थात अंश का मान क्या हो जाए? हर से बड़ा हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या है? अंश इज लेस देन हर, अर्थात अंश का मान छोटा हो जाए हर से। यानी भिन्न को मैंने 3 चीजें बताई अंश और हर के रूप में। पहला क्या है? अंश और हर का मान आपस में बराबर हो जाए, इसे हम इकाई भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहते हैं। इसे कौन सी भिन्न? इकाई भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा साथियों, जब अंश एवं हर का मान जो होगा वो क्या होगा? उसे हम इकाई भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि अंश का मान बड़ा हो जाए।
अंश बड़ा हो जाए किससे, हर से, तब आपकी कौन सी भिन्न आती है, तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न, मिश्रित या अनुचित भिन्न कहते हैं। यानी मिश्रित या अनुचित भिन्न कौन सी भिन्न होती है, जिसमें अंश का मान बड़ा होगा किससे, हर से, उसे हम मिश्रित या अनुचित भिन्न कह देते हैं। तीसरा क्या है, अंश का मान छोटा होगा हर से, तो इसे आप साधारण या उचित भिन्न कह देते हैं। यानी हमारे ये कुल मिलाकर के तीन हमने हिस्से देखे। तीन कौन सा, पहला है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में अंश और हर के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा कि जो इकाई भिन्न है, इकाई भिन्न का मान आप लिख सकते हैं, इकाई भिन्न का मान सदैव एक के बराबर होता है। अर्थात इस भिन्न का मान क्या होता है आपका, सदैव एक होता है। जैसे मैंने कह दिया 2/2, अंश और हर आपस में दोनों बराबर हैं, दोनों कट जाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। मैंने कह दिया 10/10, अंश और हर के मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये दोनों कट जाएंगे तो रिजल्ट कितना आ गया। अर्थात जो इकाई भिन्न होगी उसका मान सदैव कितना होता है, तो उसका मान सदैव आपका 1 होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात करेंगे मिश्रित या अनुचित भिन्न की। इसका जो मान होता है, यानी मिश्रित या अनुचित भिन्न, मिश्रित या अनुचित भिन्न का मान, भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा या 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। यानी मिश्रित या अनुचित भिन्न जो होगी उसका मान आपका सदैव क्या होता है, वो 1 से आपका बड़ा होता है। आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया 3/2। यहाँ देख रहे हैं कि अंश का मान अधिक हो गया हर की अपेक्षा में, हर का मान 2 है और अंश का मान क्या है, तो अंश इज ग्रेटर देन हर हो गया। आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि 3 में 2 का भाग दूंगा, एक बार भाग जाएगा, 3 1 कम 3, सॉरी 2 1 कम 2, शेष फल 1 बच जाएगा। आप इसको इस फॉर्म पे यानी दोनों अवस्थाओं पे लिख सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मिश्रित। अब देखिए साथियों, बात करें कि इसका मान 1 से क्या होता है, अधिक। तो हमने देखा कि 1 तो पूरा पूरा आ गया ना, एक बार भाग चला गया, अभी भी इसके साथ में कुछ ना कुछ भिन्न जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है जो मिश्रित भिन्न या आपकी अनुचित भिन्न होती है उसका मान सदैव क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तीसरी और अंतिम जो भिन्न है साधारण भिन्न, तो इसका जो मान है अर्थात साधारण भिन्न, साधारण या उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। साधारण या उचित भिन्न का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। मैंने लिखा 5/4, सॉरी 4/5। क्यों, क्योंकि अंश का मान कम होना चाहिए, हर का मान ज्यादा होना चाहिए। अब यदि आप इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर आपका दशमलव में मान आएगा। कैसा मान आएगा, मैंने लिख दिया 6/5, 7/6। ये सारी की सारी कैसी भिन्न है, तो ये आपकी जिनमें अंश का मान छोटा हो रहा है, ये अंश का मान यदि छोटा होगा तब आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ 6/7 होगा, यहाँ मैंने लिखा 9/11 कर दिया, ऐसी भिन्न है। ठीक, यानी वह भिन्न जिसमें अंश का मान कम होगा किससे, हर से, तो उसे हम साधारण या उचित भिन्न कहते हैं। साधारण या उचित भिन्न का जो मान होता है वो सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। हमने भिन्न में बताया कि इसके 3 हिस्से देखे। पहला हिस्सा है अंश और हर का मान आपस में बराबर होगा, उसे इकाई भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहेंगे। इकाई भिन्न का जो मान होता है वो सदैव क्या होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरे मैंने देखा, दूसरी जो कंडीशन है, अंश का मान अधिक होगा किससे, हर के मान से, और इसे हम मिश्रित या अनुचित भिन्न कहते हैं। मिश्रित या अनुचित भिन्न का जो मान होता है वो सदैव 1 से क्या होता है, तो 1 से हमारा अधिक होता है। तीसरे नंबर में हमने देखा अंश का मान छोटा होगा हर से, और जब अंश का मान हर से छोटा होता है तो उसे हम साधारण या उचित भिन्न कहते हैं। और साधारण या उचित भिन्न का जो मान होता है वो सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। ये हुई साथियों, इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे फिर इसमें और चर्चा करते हैं।
साथियों इसमें आगे हम देखेंगे, एक होती है आपकी सतत या वितत भिन्न, सतत या वितत भिन्न, सतत या वितत भिन्न होती है। सतत या वितत भिन्न आपकी कैसी होगी, जिसमें भिन्न के नीचे भिन्न लिखते जाएंगे, अर्थात जब आप अंश के बाद लिखेंगे, मैंने लिखा 2/में 3 प्लस 2/में 1 प्लस 1/2। यहां हमने देखा कि भिन्न के नीचे कंटिन्यू भिन्न लिखते जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई चिन्ह भी प्रयोग करते जा रहे हैं, कोई ना कोई क्या करते जा रहे हैं, हम गणितीय चिन्ह अर्थात प्लस या माइनस भी यूज करते जा रहे हैं। ये कौन सी भिन्न होती है, ये हमारी सतत या वितत भिन्न होती है। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, इसको हल करने में अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं इसको बताऊंगा। इसके बाद आती है आपकी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्न का सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप कौन सी भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है। भिन्न का सरलतम रूप कौन सी भिन्न होगी, वो दशमलव भिन्न कहलाएगी। मैंने लिख दिया 3/2। अब हमने इसका भाग दिया, तो जब भाग देंगे तो 3 में 2 का भाग दिया जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1.5। अब हमने देखा जो ये 1.5 है ये तो भिन्न है, और ये क्या है, ये संख्या, तो ये आपकी भिन्न हुई। अब आप इस भिन्न को सरल किए तो आपको ये मिला, तो यही कौन सी भिन्न हो जाएगी हमारी, ये दशमलव भिन्न हो जाएगी। अब दशमलव भिन्न में थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिएगा यहीं पर साथियों, क्या कि जब भी आप दशमलव संख्याओं को देखेंगे, यानी हम इनको भिन्न को सरल करेंगे, तो हमें 2 स्थितियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं कि जो ये अंक है, जैसे मैंने आपका 3 में 2 का भाग दिया, तो भाग पूरी तरह चला गया और आपका मान आ गया 1.5, अर्थात इसके बाद अब भाग नहीं जा रहा, पूरी तरह भाग चला गया। तो पहली कंडीशन आप लिखेंगे कि अंकों की आवृत्ति, अंकों की आवृत्ति ना हो, अर्थात अंकों की आवृत्ति तभी नहीं होगी जब भाग आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या, आपका 5/2, 5 में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो 2.5। अब यहां हमने देखा कि भाग चला गया, कोई डिजिट नहीं बच रहा है, तो सीधे जब अंतिम तक भाग चला गया तो वो आपका क्या हो गया, यहाँ अंकों की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है। आवृत्ति का मतलब है किसी अंक का बार बार आना। मैंने लिख दिया 4 में, मैंने लिखा क्या आपका 6/5। जब आप 6/5 लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.2। अब हमने देखा कि ये भाग पूरी तरह चला गया, तो जब ये भाग पूरी तरह चला जा रहा है तो वहां पर कौन सी कंडीशन बन जाएगी, वो बन जाएगी कि उसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही। और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जब अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही हो, वह दशमलव संख्या जिसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही हो, तो क्या वो परिमेय है या अपरिमेय होती है। तो जब आपकी आवृत्ति नहीं हो रही होगी तो सदैव ये कैसी संख्या होगी, तो ये सदैव आपकी परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी ये आपके साथियों, ये सदैव हमारी परिमेय संख्या होगी, इसको याद रखना है। अर्थात जब किसी भी दशमलव संख्या में, जब किसी भी दशमलव संख्या के अंकों की आवृत्ति नहीं होती है, तो वो कौन सी संख्या होती है, तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि अंकों की आवृत्ति हो, अंकों की आवृत्ति हो। पहले में हमने देखा कि अंकों की आवृत्ति ना हो, अब इसमें अंकों की आवृत्ति होगी। तो मैंने आपको कहा कि हमने कहा 1/3, जब आप 1/3 में भाग देंगे तो आपका ये भाग देने के बाद हमारा मिलेगा 0.33, क्योंकि अब ये बार बार भाग जाता जा रहा है। अर्थात देखिए 3 अंक की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। मैंने कहा 2/3, आपने कहा सर 0.6666, यानी कि ये क्या हुआ आपका 6 बार बार रिपीट हो रहा है। फिर मैंने कह दिया कि मान लीजिए कोई भिन्न 0.5 7 3 4 5 2 9 ... 2 प्रकार की मैंने यहाँ भिन्न लिखी साथियों। कैसी कैसी लिखी, देखिए यहाँ पर 0.3333 बार बार आ रहा है, यहाँ 0.6666 बार बार आ, अर्थात ये दोनों लगभग एक तरह की हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि हमें कोई भी सीरीज मिल ही नहीं रही, या मैं यूं कहूं कि अंकों का कोई निश्चित क्रम नहीं है आने का। यहाँ देख रहे हैं कि पहले 5 फिर 7 3 4 फिर 5 फिर 9 2 फिर 9, अब यहाँ कोई निश्चित क्रम नहीं है। अर्थात 2 स्थितियां बनेंगी। कौन कौन सी 2 स्थितियां बनेंगी, तो पहली स्थिति होगी समान अंक की आवृत्ति, समान अंक की आवृत्ति, और दूसरी बन जाएगी असमान अंक की आवृत्ति, असमान अंक की आवृत्ति। समान अंक की आवृत्ति का मतलब जैसे हमने एग्जांपल आपको बताया क्या 0.3333,
या मैं कहूँ 0.66666, या आपने देखा कि एक ही अंक बार बार आ रहा है, एक की जगह दो हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है 0.696969, आपका ये भी हो सकता है कि 0.527 527, ये भी हो सकता है। अंक कितने भी अंक हो सकते हैं, लेकिन आवृत्ति उनकी निश्चित होगी कि कितने के बाद आ रही, एक के बाद एक अंक की आवृत्ति हो रही है, 2 अंक की हो रही है, 3 की हो रही है, 4 की हो रही है, लेकिन निश्चित आवृत्ति होगी। और इसमें क्या हो जाएगा, अंक ही समान नहीं होंगे, अर्थात कैसे अंक होंगे, असमान अंक। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिखा है क्या, 0.573452 डॉट डॉट डॉट, ये चीजें हैं। तो एक में हमने देखा अंक समान आ रहे हैं और एक में हमने देखा अंक समान नहीं आ रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा साथियों, जब आपके अंक समान आ रहे होंगे तो ये सदैव कैसी संख्या होती है, तो ये सदैव आपकी परिमेय संख्या होती है। ये कैसी संख्या होगी सदैव, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यदि अंक समान नहीं आ रहे होंगे तो ये सदैव कैसी संख्या हो जाती है, ये सदैव हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है हमारी, ये सदैव हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है साथियों कि दशमलव संख्याओं में यदि समान अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो जब समान अंक की आवृत्ति हो रही होगी तो वो कौन सी संख्या होगी, तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। यदि दशमलव संख्याओं में असमान अंकों की आवृत्ति हो रही होगी, तो असमान अंकों की जब आवृत्ति होती है तो वो कौन सी संख्या होती है, तो वो हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। ये हमारा हुआ साथियों संख्या में जो हमारा पहला टॉपिक था, पूर्ण संख्या तथा भिन्न एवं दशमलव में, उसमें से मैंने सारी आपको लगभग डिफिनीशंस बता दिया। यानी जितने प्रकार की संख्याएं हमको पढ़ना था उनकी मैंने आपको सारी की क्या कर दिया, डिफिनीशंस बता दिया। अब आगे जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो हम इससे कुछ अब आगे कैलकुलेशन की बात करेंगे, अर्थात क्वेश्चन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। इसके बाद फिर हम अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि यानी विजन में। मैं कुमार ओनिस आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारी जो संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है और आपकी दशमलव संख्याएं क्या होती। अब जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे एक नियम की, जो जो या एक प्रकार के मान निकालने की, जिसे हम स्थानीय मान एवं जाति मान कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं या हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो दो प्रकार के मान हमें निकालने होते हैं किसी भी संख्या। मैंने संख्या दे दिया 5393, या इसको 97 कर लीजिए। मैंने कहा संख्या है हमारी 5397। अब मैंने इसमें आपसे पूछा कि ये बताइए 9 का आप स्थानीय मान बताइए। 9 का क्या बताना है। देखिए, दो मान होते हैं साथियों, एक होता है आपका स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय मान। दो प्रकार के मान आपको बताना होता है। इसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं और इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। दो प्रकार के मान होते हैं। मैंने कहा कि संख्या है हमारी 5397 में 9 का आप क्या बताइए, स्थानीय मान। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी स्थानीय मान की बात आएगी, किसकी बात आएगी, स्थानीय मान की बात आएगी, तो हमें उस अंक को देखना है कि उसकी स्थान क्या है, अर्थात दी गई संख्या में उसका स्थान क्या है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़े के स्थान पर। यानी अब हमने एक चीज इसमें देखी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, स्थानीय मान का मतलब उस अंक का स्थान क्या है, स्थान क्या है, यही हुआ। हमने कहा कि यहाँ आपका 9 किस पे है, इकाई दहाई,
अर्थात इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट। स्थानीय मान में आपको दी गई संख्या के स्थान को देखना है, किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़े के स्थान पर है, आपको ये देख करके वो बताना है। उसके आगे उतने जीरो जिस स्थान पर है आपको उसी को लिख देना है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा स्थानीय मान हो गया। अब यही यदि मैं साथियों बात करूं कि इसके जातीय मान क्या होता है, यानी मैं कह दूं कि जो 9 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान में हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो संख्या क्या है। अर्थात जातीय मान का मतलब है आपसे अंक से मतलब, अंक क्या है। यानी यदि मैं कहूं कि 9 का जातीय मान बताइए, तो इसका जो जातीय मान होगा वो 9 ही होगा। इसका जातीय मान क्या होगा, तो ये 9 ही होगा। बस इतना याद रखना है। मैंने कह दिया 4 3 7 8 6 5। मैंने आपसे कहा कि बताइए दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान बताइए। हमने क्या कहा कि दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान बताइए। हमने देखा कि 7 देखिए किस पोजीशन पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात इसके पीछे कितने जीरो लगा देंगे, ये हुआ इसका स्थानीय मान। और मैं आपसे कह दिया कि ये आपका ये हुआ स्थानीय मान। अब मैंने कहा कि इसी का क्या बताइए, जातीय मान बताइए। तो 7 हमें इससे मतलब नहीं कि वो किस स्थान पर है, अर्थात कौन सी पोजीशन, हमसे मतलब नहीं। 7 का जातीय मान जो होगा वो क्या होगा, आपका 7 ही हो जाएगा। ये हुआ हमारा स्थानीय मान एवं जातीय मान का। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जो स्थानीय मान जातीय मान का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा दशमलव संख्याओं में। जब आपकी संख्याएं कैसी हों, दशमलव संख्या में, तो अब आप क्या निकालेंगे, यानी कैसे निकाला जाएगा। तो जब भी आपको दशमलव संख्या में निकालना हो स्थानीय मान एवं जातीय मान, तो ध्यान रखिए मैंने लिख दिया 3.4। हमने कहा बताइए 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान। तो वास्तव में दशमलव के बाद ये प्रथम अंक हुआ ना, यानी ये जो 4 है तो ये पहला अंक है। तो आप इसके में जो 4 का जो इसका स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4/10। यानी दशमलव के बाद जिस अंक पे होगा, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, बटे में उतने जीरो लगाने हैं आपको। मैंने कह दिया 4.79। इसमें 9 का स्थानीय मान बताइए, ये हो जाएगा 9/100। हमने कह दिया 4.736। हमने कहा इसमें 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6/1000। अर्थात आपको इस संख्या को दशमलव से मुक्त करने के लिए जितने से भाग देना पड़ेगा, बटे उतने ही कर देना, वही उस संख्या का क्या होता है, स्थानीय मान हो जाता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका देखिए क्या है, ये प्रथम अंक है, ये प्रथम अंक है। यहाँ आपका क्या है, ये द्वितीय अंक है। यहाँ आपका ये क्या है, ये तृतीय अंक है। ठीक, प्रथम अंक में इसको बोलते हैं दशांक। इसे क्या बोला जाता है, इसे दशांक बोला जाता है। अर्थात 10 में से अंक क्या है ये, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको शतांक बोला जाता है। अर्थात इसका 100 में क्या स्थान है। और तृतीय अंक को क्या बोला जाता है, तो सहस्त्रांक बोला जाता है। अर्थात इसका 1000 में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये मैंने कह दिया कि दशमलव संख्याओं में जातीय मान निकालना है। तो दशमलव संख्याओं में जब आपको जातीय मान निकालना है, तो ये देखना है कि दशमलव के बाद जिस अंक का जातीय मान पूछ रहा है वो किस नंबर पे है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। यदि पहले पे है तो उस अंक बटे में 10, यदि दूसरे पे है तो अंक बटे में 100, तीसरे में है तो अंक बटे 1000, चौथे में है तो अंक बटे में 10,000। ये चीजें। अब यही बात करें कि इन दशमलव संख्याओं के जातीय मान बताइए। ये तो हमने देखा क्या, आपका स्थानीय मान। साथियों जातीय मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जातीय मान में हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अंक से। हमें इसमें उसकी जाति से मतलब नहीं होता, सॉरी, हमें उसके स्थान से मतलब नहीं होता है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा। एक दो पॉइंट यहाँ पर देखिएगा स्थानीय मान एवं जातीय मान में। इसमें जो पहला पॉइंट है, इकाई के अंक का, इकाई के अंक का स्थानीय एवं जातीय मान दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। पहला पॉइंट।
यानी जब भी किसी संख्या में जो स्थान इकाई का अंक होगा किसी भी संख्या के, हमने कहा इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो बेटा 7 में स्थानीय मान इसका क्या होगा, तो सर इसका स्थानीय मान 7 होगा और इसका जातीय मान भी कितना होगा, तो 7। तो दोनों समान हुआ या नहीं। किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव क्या होता है, समान होता है। दूसरा पॉइंट यहां याद रखिएगा, शून्य का स्थानीय एवं जातीय मान शून्य ही होता है, शून्य ही होता है। ये इसमें दो बिंदु आपको याद रखना है। पहला बिंदु क्या है, जो इकाई का अंक होगा उसका स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, शून्य का स्थानीय एवं जातीय मान शून्य ही होता है, या यूं कहूं कि शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव शून्य ही होता है। ये हमारा टॉपिक हुआ साथियों स्थानीय मान एवं जातीय मान का। एक देखिए इसमें जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन दे दिया आपका, क्वेश्चन है आपका कितना, 4,79,635 में 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर बताइए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपकी जो संख्या दी है कितना, 4,79,639 में 9 का स्थानीय मान एवं जातीय मान। तो हम यहाँ सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालेंगे, तो 9 के बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि वो किस पे है, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे है। तो हजार पे है तो क्या हो गया आपका, 9 के बाद हमने 3 जीरो लगा दिया। अब मैंने बताया कि जो जातीय मान होता है वही अंक ही होता है, तो इसमें से इसको लिया और दोनों को अंतर पूछ रहा तो माइनस कर दिया। ये इससे कैरी लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, तो यहाँ ये 10 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये 8 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 9 का 9 9 और यहाँ 8, अर्थात इनका अंतर कितना आ गया, 8,981। यानी कि दी गई संख्या में 9 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का जो अंतर है वो कितना है, 8,981। हमने कहा दी गई संख्या में 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल बताइए। 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल बताइए। तो देखिए यदि 6 के स्थानीय मान की बात करूंगा तो ये हमारा 600 है, और इसका जातीय मान क्या होगा, तो 6 होगा, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा 606। यानी जो आपकी दी गई संख्या है आपकी 479635 में 6 का जो स्थानीय मान एवं जातीय मान का जो योगफल है उसका योगफल कितना है, 606 है। उम्मीद करता हूं साथियों ये स्थानीय मान एवं जातीय मान का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसमें जो भी आपको क्वेश्चन मिले उनको करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान आपको दशमलव संख्याओं वाले में देना है, बाकी तो ये बड़ा सामान्य सा नियम है कि आपका क्या है, स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके आगे हम जो चर्चा करते हैं वो हम चर्चा करेंगे संख्याओं के गुणधर्म की, अर्थात संख्याओं में जो गुणधर्म के नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। साथियों बात करते हैं हम संख्याओं के गुणधर्म की। संख्याओं के गुणधर्म, इसमें कुल मिलाकर के हमको 3 चीजें देखनी है। कितनी चीजें देखनी है, 3 चीजें। बड़ा सामान्य सा नियम है, मैंने कह दिया
a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, या मैंने कह दिया a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के। ये पहला नंबर हो गया। यानी मैं ये कहूं आपसे कि चाहे 3 गुणे 2 कर लीजिए या 2 गुणे 3 करिए, दोनों का जो मान आना है वो क्या आना है आपका 6 ही आना। मैंने कह दिया 9 प्लस 7 कर लीजिए या 7 प्लस 9 कर लीजिए, 9 7 16, दोनों तरह में क्या आ रहा है आपका 16 आ रहा है। ये हमारा पहला नियम हो गया। अर्थात a प्लस बी कहूं या b प्लस ए कहूं, a इंटू बी कहूं या b इंटू ए कहूं, ये हमारा क्या हो गया पहला नियम हो गया। यानी इसको हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे। ठीक, अब इसे हम कौन सा नियम कहते हैं? इसे कहा जाता है क्रम विनिमयता का नियम। कौन सा नियम कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है क्रम विनिमयता का नियम। ये हमारा पहला हुआ। पहला कौन सा हुआ? क्रम विनिमयता का नियम। इसमें आप दो संख्याओं को चाहे दोनों को जैसे जोड़ें, पहले आगे पीछे जोड़े या पीछे आगे जोड़े, दोनों का रिजल्ट क्या होगा इक्वल होगा। ये हमारा पहला नियम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों, जो हमारा दूसरा नियम होता है वो दूसरा नियम ये होता है a प्लस बी प्लस सी। आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस में सी, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। यानी कि जब आप तीन संख्याएं ले रहे हैं, तीन संख्याएं ले रहे हैं, तीन संख्याओं में मैंने कहा 2 प्लस 4 और प्लस 9, आप लिख सकते हैं कि 2 प्लस 4 प्लस 9। रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा, 4 2 6 और 9 6 15 हो जाएगा। यहां भी 9 4 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, अर्थात ये दोनों इक्वल आया। मैंने कहा 2 गुणे में 4 गुणे में 9 या 2 गुणे 4 गुणे में 9, चाहे आप जैसे रखिए। देखिए 4 दूनी 8 और 9 अठे कितना हो गया आपका 72, ये हुआ। या आप ऐसे करिए 9 चौको 36 दूनी 72 और 4 दूनी 8, 8 9 72, दोनों का रिजल्ट क्या हुआ आपका इक्वल हुआ। यानी पहले वाले में हमने दो संख्याओं को लेकर के किया, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम आपका तीन संख्याओं को लेके करेंगे। तो जब आप तीन संख्याओं को लेके करेंगे तो तीन संख्याओं में जो बनता है नियम उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम ये दूसरा। तीसरा और अंतिम होता है क्या आपका, जो तीसरा और अंतिम हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बंटन का नियम। किसका नियम? बंटन का नियम। बंटन गुणधर्म में क्या हो जाता है a b प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी। आप इसे लिखेंगे a इंटू बी प्लस बी इंटू ए। ये हुआ हमारा तीसरा कौन सा नियम? बंटन का नियम। बंटन का नियम। यानी कुल मिलाकर के जो संख्याओं के गुणधर्म है, संख्याओं के गुणधर्म में हमने तीन नियम दिखे। पहला नियम होता है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता के नियम में हमने देखा कि जब दो संख्याओं को चाहे आप जैसे जोड़ें, पहले दूसरी को जो आगे पीछे से जोड़ लें या पीछे आगे से, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे कौन सा नियम कहा जाता है? क्रम विनिमयता का नियम कहा जाता है। साहचर्यता में क्या होता है, तीन संख्याएं होती है। और बंटन में क्या होता है कि जब ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं प्लस में दी हो, बाहर जो भी संख्या लिखी होगी उसका गुणा उन दोनों संख्याओं में होगा। ये हमारा हुआ संख्याओं के गुणधर्म का कॉन्सेप्ट। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो पर आपका अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। अर्थात हम लोग अगले जो टॉपिक में पढ़ेंगे वो संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याओं पे जो प्रश्न बनते हैं, अर्थात प्रथम n संख्याओं का योगफल, उनके वर्गों का योगफल, उनके घनों का योगफल, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद साथियों।